स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास ना भारत के हरित भविष्य पर एक काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है और हम इसी को खंगालने वाले हैं। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बदलाव की कहानी लग रही है। बिल्कुल। रिपोर्ट सरकारी पॉलिसीज देखती है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज देखती है और जो नए फाइनेंशियल मार्केट्स उभर रहे हैं उन पर भी नजर डालती है। तो हमारा मिशन है इस पूरी थोड़ी जटिल सी तस्वीर से ना सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालना। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना शायद जरूरी है कि भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, वो इस पूरे बदलाव को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह क्यों देख रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एमिशन कम करने की बात नहीं है। जैसे 2070 तक नेट जीरो का टारगेट है। हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं, उसे कम करने के बहुत बड़े स्टेप्स हैं। CEW की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि इस पूरे ट्रांजिशन के लिए बदलाव के लिए $10 ट्रिलियन से ज्यादा का फाइनेंस चाहिए होगा। $10 ट्रिलियन? अरे बाप रे, ये तो भारत की अभी की GDP का लगभग 3 गुना है। हाँ बिल्कुल। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि ये सिर्फ कोई एनवायरनमेंट पॉलिसी नहीं है, ये तो पूरी एक जनरेशन का इकोनॉमिक मिशन लगता है। सही कहा। तो सरकार क्या कर रही है ऐसे मुमकिन बनाने के लिए? सिर्फ लक्ष्य तो नहीं होंगे? नहीं, सिर्फ लक्ष्य नहीं है, सरकार ठोस प्लान्स भी ला रही है। जैसे वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसके लिए करीब 19,744 करोड़ रुपए का बजट है और 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन का लक्ष्य है। ओके। और सोलर एनर्जी के लिए PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, देश में ही सोलर पैनल बनाने वालों को प्रोत्साहन। अच्छा, ये तो हुई सरकारी योजनाओं की बात। और पैसों की दुनिया में क्या चल रहा है? ये कार्बन मार्केट का बड़ा जिक्र होता है आजकल। हाँ, और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि 2023 में जो करीब $4 बिलियन का था, वो 2030 तक बढ़कर लगभग $49.5 बिलियन का हो जाएगा। ये करीब 43% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ है। 43%? जबरदस्त। हाँ, और उम्मीद है कि 2026 में इंडियन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये क्रेडिट ट्रेडिंग ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? बेसिकली एक बाजार होगा जहां कंपनियां अपने एमिशन कम करने के अधिकार क्रेडिट्स खरीद बेच सकेंगी। तो जिन कंपनियों ने ज्यादा एमिशन कम किया वो क्रेडिट बेचकर पैसा कमाएंगी और जिन्हें मुश्किल हो रही है वो खरीद सकेंगी। इससे क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाने का इंसेंटिव मिलेगा। बिल्कुल समझ गई। एक मार्केट मैकेनिज्म है ये। और वो सस्टेनेबल फाइनेंस, उसका क्या सीन है? हाँ, सस्टेनेबल फाइनेंस ऐसी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों। वो मार्केट भी 2033 तक $2.34 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो पैसा तो आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्या बड़े खिलाड़ी बड़े कॉर्पोरेशंस वो भी इस रेस में हैं? बिल्कुल, वो पीछे नहीं है। बड़े कॉर्पोरेशंस पूरी तरह से इसमें शामिल हैं। रिलायंस कह रहा है 2035 तक नेट जीरो, टाटा समूह 2045 तक, इंडियन ऑयल 2046 तक। ये सब अपने टारगेट सेट कर रहे हैं। अच्छा। और सिर्फ टारगेट नहीं, वो लोग गीगा फैक्ट्रीज में बैटरी और सोलर पैनल बनाने वाले बड़े कारखानों में। ग्रीन स्टील में? ग्रीन स्टील बिना कोयले वाला। हाँ, बिना कोयले के स्टील बनाना। और ग्रीन हाइड्रोजन में अरबों डॉलर्स का निवेश कर रहे हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, उनकी ठोस स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे रिलायंस का जामनगर गीगा कॉम्प्लेक्स है या टाटा का प्रोजेक्ट आलिंगना। वाह, ये तो काफी बड़े प्लान्स हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs की भी बात है। हाँ, EVs की भी। 2030 तक 30% गाड़ियां EV हों। ये लक्ष्य तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्किल्ड लोग चाहिए, मैकेनिक वगैरह, उनकी कमी एक बड़ी रुकावट नहीं बनेंगी? ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, जिसमें कोई दो राय नहीं। सरकार PM E-ड्राइव जैसी स्कीमों से मदद तो कर रही है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन लगाना और खासकर EVs की मरम्मत के लिए स्किल्ड मैकेनिक तैयार करना ये बहुत जरूरी है। इसमें टाइम लगेगा। टेरी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक इस सेक्टर में लाखों ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, चुनौती है, पर साथ ही रोजगार बनाने का एक बहुत बड़ा मौका भी है। सही बात है, चुनौती और मौका दोनों साथ साथ। और किन एरियाज पर फोकस है इस रिपोर्ट में? 2 और बहुत अहम पहलू हैं। एक है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी वो वेस्ट से वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, चीजों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करना, रिसाइकिल करना। इसमें कहा जा रहा है कि 2050 तक $2 ट्रिलियन का मार्केट बन सकता है। $2 ट्रिलियन? हाँ, और करीब 1 करोड़ नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं। और दूसरा है AI। अच्छा, हाँ,
अच्छा, वो इसमें कैसे मदद कर रहा है? थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। नहीं, अजीब नहीं है। एआई असल में एनर्जी की खपत को ऑप्टिमाइज करने में, अच्छा, बिजली ग्रिड को ज्यादा स्टेबल बनाने में, और यहां तक कि क्लाइमेट चेंज के जो रिस्क हैं उनका अनुमान लगाना, उनकी मॉडलिंग करने में मदद कर रहा है। तो ये इस ग्रीन रेवोल्यूशन का एक तरह से बैकबोन बन रहा है, जो शायद दिखता नहीं है पर बहुत जरूरी है। ये तो काफी वाइड रेंजिंग बातें हो गई। तो इन सब का निचोड़ क्या निकाले, मतलब क्या समझे हम इससे? देखिए, निचोड़ यही है कि भारत का ये जो ग्रीन ट्रांजिशन है, ये सिर्फ कोई एक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग है। हाँ, ये तो लग रहा है। ये एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और दुनिया में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का एक जरिया बन सकता है, या बन रहा है। सही। तेजी से बढ़ता कार्बन बाजार, कॉर्पोरेट जगत के इतने बड़े बड़े प्लान्स और ग्रीन हाइड्रोजन और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज का आना, ये सब एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी। ये दिखाता है कि भारत इस दिशा में काफी सीरियसली आगे बढ़ रहा है। तो आज की इस डीप डाइव से एक मुख्य बात ये निकलती है कि मौके बहुत बड़े हैं पर चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। हाँ, पॉलिसी, फाइनेंस, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इन सबको मिलकर काम करना होगा, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन बनाने की चुनौती हो या फिर स्किल्ड लोग तैयार करने की। बिल्कुल सही। तालमेल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाता हूं। जैसे जैसे भारत इस महत्वाकांक्षी ग्रीन रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होगा कि ये जो टेक्नोलॉजिकल तरक्की हो रही है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसका फायदा समाज के सभी वर्गों तक कैसे पहुंचता है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये विकास समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें लगातार नजर रखनी होगी।